हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में ऋतु चक्र। देखिए, भारत में अगर ऋतु चक्र की बात करें तो आपको पता है कि भारत जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर ऋतु का चक्र जो है अलग अलग समय में बहुत ही पैटर्न रखता है। अब तक आपको ज्ञात हो चुका है कि पवनों की दिशा में पूरे परिवर्तन और मानसून पवनों का अपना विशेष यहाँ पर स्थान होता है। चलिए भारत में जो है ऋतु चक्र के विषय में और भी जाने हम। भारतीय मानसून को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पर दर्शाया गया है और कहते हैं ये परिवर्तनशील मानसून पवन वर्षा के दौरान ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जब ये वर्षा के दौरान जो है ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं मानसून पवनों की वजह से जो है ऋतु परिवर्तन होती है। इसलिए विस्तार से जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण भारत में जो है विभिन्न ऋतुओं में मौसमी दशाएं कैसी रहती है। और ये काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा कि संपूर्ण भारत में विभिन्न ऋतुओं में जो है मौसमी दशाएं कैसी रहेगी। कहते हैं भारत में जलवायु के जो है अनुसार वर्षा के निम्न 4 ऋतुओं में यहाँ पर बांटा गया है। यानी भारत में जलवायु की जो है अनुसार वर्षा को 4 विभिन्न ऋतुओं में बांटने का यहाँ प्रावधान की गई है। देखिए, सबसे पहले तो यही आता है कि शीत ऋतु यानी दिसंबर से फरवरी तक के समय काल होता है। शीत ऋतु जो होता है दिसंबर से फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है मार्च से मई, ठीक है, दक्षिण भारत में, तथा मार्च से जून उत्तरी भारत में होता है। तो मार्च से जो है मई तक जो होती है दक्षिण भारत में जो होती है ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन अगर उत्तरी भारत की बात करें तो ये जो होता है मार्च से जून तक होती है। आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु जून से सितंबर के माह होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आगे बढ़ते दक्षिण मानसून ऋतु जो होती है जून से दिसंबर तक होती है। और पीछे हटते दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु जो होती है अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर 4 जो है डिफरेंट ऋतुओं में बांटी गई है। इससे हमें जो है आगे समझने में और भी आसान होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पहला शीत ऋतु। देखिए, शीत ऋतु के अंतर्गत जो है यहाँ पर शीत ऋतु अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शीत ऋतु यही दर्शाता है कि उत्तर भारत में यह ऋतु जो है प्रायः नवंबर के अंतिम सप्ताह में आरंभ हो जाती है। यानी शीत ऋतु जो होता है अगर उत्तर भारत की बात करें तो ये जो है नवंबर के अंतिम सप्ताह में आरंभ हो जाती है। और देश के अधिकतम भागों में जनवरी व फरवरी सबसे अधिक ठंडे महीने होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जनवरी फरवरी जो होते हैं काफ़ी ठंडे महीने होते हैं क्योंकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में जो है मकर वृत्त पर जो है लंबवत चमकता है। और इन महीनों में जो है उत्तर के मैदानी एवं पर्वतीय प्रदेशों में दैनिक औसत तापमान जो होती है 21 सेल्सियस से कम रहते हैं। कभी कभी रात का तापमान हिमांक के नीचे भी चला जाता है, यानी 0 सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जो कि हिमांक बिंदु कहलाता है। कहते हैं इससे पाला पड़ता है और काफ़ी पाला जो है फसलों के लिए नुकसानदायक भी होता है। पाले के विस्तृत प्रदेशों में खड़ी फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। जो खड़ी फसल होते हैं पाला का जो है बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में जो है क्रमिक वृद्धि हो जाती है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में जो है काफ़ी वृद्धि देखने को मिलता है। और निम्न तापमान के कारण जो है उत्तर वायु दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। और इस उच्च दाब के कारण उत्तरी पूर्वी जो है अपतल तट जो है स्थानीय यहाँ पर पवनें चलने लग जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरी मैदानों में जो है उच्चवाद के कारण इन पवनों की दिशा पछुआ होती है और ये जो है स्थलीय पवनें ठंडी एवं शुष्क होती है। अंततः शीत ऋतु में देशों के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं करती है। यद्यपि यही पवनें जो है बंगाल की खाड़ी को अंधरता ग्रहण करके जब जो है करोमंडल तट पर पहुंचती है तो ये काफ़ी वर्षा करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि शीत ऋतु में देश के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं रहती है। यद्यपि ये पवनें जो है बंगाल की खाड़ी की अंधरता ग्रहण करके जो है करोमंडल तट पर पहुंचती है और यहाँ पर काफ़ी वर्षा करती है। इन ऋतु का एक अन्य लक्षण जो है अवदावों का एक के बाद एक आगमन भी होता है। और इस अवदावा को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। यानी अवदावा को जो है पश्चिमी विक्षोभ के
नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में विकसित होती है और ये अवदाब जो है पश्चिमी जेट वायुधारा के साथ चलती ही रहती है। और कहते हैं इराक व पाकिस्तान के ऊपर से जो है होते हुए एक लंबी दूरी तय करके भारत में यह मध्य दक्षिण दिसंबर के आसपास पहुंचता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इराक व पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए एक लंबी दूरी तय करके भारत में ये जो है मध्य दिसंबर के आसपास पहुंचते हैं और इनके आने से तापमान में जो है काफ़ी वृद्धि होती है। इनके आने से जो है तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है तथा उत्तरी मैदानों में हल्की वर्षा भी होती है और इनके कारण जो है पश्चिमी हिमालय तथा इसके साथ लगी श्रेणियों में विस्तृत हिमपात होता है। कभी कभी इनसे होने वाली ओला जो है वृष्टि से उत्तरी जो है उत्तर पश्चिमी मैदानों में खड़ी रबी की फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। यानी ये जो है ओला जब गिरती है तो उत्तरी मैदान में और पश्चिमी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खड़ी रबी की फसल जो होती है काफ़ी क्षतिग्रस्त होती है, नुकसान पहुंचाता है। और इन अवदाबों ने से होने वाली हल्की वर्षा खरीफ फसलों के विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। और इन अवदाबों को जो है गुजर जाने के बाद शीत ऋतु लहरें आती है जिनसे जो है तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। यानी शीत ऋतु आने का जो है संकेत मात्र रहता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष मैप आया है वो भारत का है, जिसमें तापमान शीतकाल के दौरान जो है दर्शाया गया है। आप इस मैप में समझ सकते हो कि इसकी दशाएं किस तरह से जो है होती है। अगर देखा जाए श्रीनगर, अगर देखा जाए चंडीगढ़ होते हुए नेपाल भूटान में 10 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और अगर अगली की बात करें तो 15 सेल्सियस टेम्परेचर जो है भूटान होते हुए नेपाल के कुछ क्षेत्रों को असर देते हुए जो है लखनऊ या जयपुर के साथ चलता रहता है। वहीं अगर 20 सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, मन्नेमार के साइड रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हो दिखाया गया है। तो ये भारत की जो है विषमताओं से भरा हुआ यहाँ बात को दर्शाया गया है, जो तापमान शीतकाल में दर्शाई गई है और पूरे भारत पर इसका जो है असर पड़ता है। तो ये मैप जो है समझाने के लिए काफ़ी कुछ आपको बता सकता है और इस मैप से आप समझ सकते हो कि तापमान जो होता है शीतकालीन में किस प्रकार रहती है, किस क्षेत्र में। उसके पश्चात यहाँ पर जो अगर आप देख सकते हो कि तापमान को अगर कोई प्रभावित करता है तो वो होता है वायु दाब, यानी पवनों की दिशा। कहते हैं पवन जिस क्षेत्र में चलेगी वहाँ पर तापमान उसी तरह से वेरी करेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पवन की दिशा को यहाँ दर्शाया गया है एरो के साइड, तो देख सकते हो कि ये जो है बाय ऑफ बंगाल से जो है अरब सागर की तरफ चल रही होती है। और ऊपर से देखिएगा तो ये हिमालय से टकरा के जो है नीचे की तरफ जो है चल रही होती है, जो कि जयपुर लखनऊ के साइड आपको एरो दिख रहा होगा। तो ये जो है अपनी विषमताओं के कारण ये अपना दिशा बदल लेता है और इसका कारण सबसे बड़ा बनता है तो हिमालय की चोटियाँ बनती है। कहते हैं भारत में जितने भी पवनें चलती है हिमालय से टकरा के जो रिटर्न हो जाती है और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये पवन के कारण जो है तापमान में जो है इतने अंतर आपको नज़र आता है। तो ये मैप भी आपको समझा सकता है कि आखिर इसमें इतनी जो है चेंजेस कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा पवन की दिशा होगी तापमान भी वैसे ही वेरी करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आप देखोगे तो ऊपर जो है श्रीनगर के पास 1020 जो है यहाँ पर वायु दाब को दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। प्रदीपीय भारत में शीत ऋतु इतनी स्पष्ट नहीं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रदीपीय भारत में जो है शीत ऋतु इतनी स्पष्ट नहीं होती है और इस भाग में जो है जनवरी माह के औसत मासिक तापमान जो होती है 20 सेल्सियस से अधिक रहते हैं। यानी देखा जाए तो औसत मासिक तापमान जो होती है 20 सेल्सियस से अधिक रहते हैं। और इसके अलावा जो है तटीय मैदानों में कोई भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। यानी तटीय मैदानों में भी कोई भी ऋतु में परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि जो है हम त्रिपुरम के जनवरी के औसत मासिक तापमान 27 सेल्सियस से स्पष्ट है, लेकिन चेन्नई में दिसंबर और जनवरी के आरंभ में औसत मासिक तापमान जो होता है सिर्फ 25 सेल्सियस रहता है। जबकि उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से यहाँ जो है इस समय वर्षा होती है, जो तापमान की गिरावट में काफ़ी सहायक भी होती है। तो ये जो है तापमान यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है हर क्षेत्र में। अब देखिए ये सारी बातों को अगर हम आसान शब्दों में देखें तो शीत ऋतु की जो है महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत
इस बॉक्स में, जिसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए। ये नोट करने से ये रहेगा कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है और आसानी से याद होने वालों में से है। कहते हैं शीत ऋतु में उत्तर में निम्न तापमान तथा दक्षिण भारत की ओर तापमान में क्रमिक वृद्धि होती रहती है और इस ऋतु में ठंडी शुष्क उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती रहती है और देश के अधिकांश भागों में जो है शुष्क मौसमी दशाएं भी पाई जाती है, परंतु जो है करोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो इन्हीं कारणों से जो होता है करोमंडल तट पर वर्षा दर्शाई जाती है। और कहते हैं शीत ऋतु में जो है पश्चिम विक्षोभ से उत्तरी मैदानों में हल्की वर्षा होती है तथा हिमालय की श्रेणियों पर जो है हिमपात होना एक स्वाभाविक बात बना देती है। उसके पश्चात है ग्रीष्म ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु के एक समय जो होता है सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर के मैदानों में तापमान बढ़ने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप बसंत ऋतु का आगमन हो जाती है, क्योंकि इसी कारण ग्रीष्म ऋतु आती है और बसंत ऋतु का आगमन का भी कारण यही बनता है, जो शीघ्र ही ग्रीष्म ऋतु के रूप ले लेती है और ग्रीष्म ऋतु जून के अंत तक रहता है और इस ऋतु में तापमान उत्तर की ओर बढ़ता है तथा उत्तर मैदानों के अधिकांश भागों में कई माह में लगभग 45 सेल्सियस तापमान हो जाता है। जो दोपहर के बाद जो है धूल भरी आंधियाँ और लू का चलना जो है ग्रीष्म ऋतु में विशेष लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। लू गर्म और शुष्क पवनें होती है और यह जो है मई और जून के महीनों में उत्तरी मैदान में चलती ही रहती है और लू लगने से प्रति वर्ष जो है सैकड़ों लोग मर जाते हैं और देश के कुछ उत्तरी पश्चिम भागों में दिन का तापमान कभी कभी तो 45 से भी अधिक हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि यहाँ पर देखिए तापमान जो इतनी बढ़ रही है, सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो ये है ग्लोबल वार्मिंग और इन्हीं कारण से तापमान जो है वेरी करते जा रहे हैं। तो इतना अगर तापमान बढ़ता रहेगा तो इंसान के लिए शायद जिंदा रहना संभव ही नहीं हो सकता। इस ऋतु में पवनों की दिशा जो होता है काफ़ी परिवर्तनशील होती है। संपूर्ण देश में मौसमी दशाएं सामान्यतः गर्म एवं शुष्क होती है। हालांकि धूल भरी आंधियों के कारण उत्तरी मैदानों में जो है बूंदाबंदी हो जरूर जाती है, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल और असम में हल्की वर्षा को ही नोट किया गया है। कहते हैं केवल केरल में मानसून से पूर्व इस वर्षा को जो है अमृष्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैंगो शावर। यानी केरल में मानसून से पूर्व की इस वर्षा को अम्रवृष्टि कहते हैं, यानी देखा जाए तो मैंगो शावर कहते हैं और पश्चिम बंगाल और असम में इसे जो है काल बैसाखी कहते हैं। तो देखिए हर क्षेत्र में इसका अलग नामों से रिप्रेजेंट किया गया है। जहाँ पर अगर देखो केरल में इसको जो है अम्रवृष्टि यानी जो है मैंगो शावर के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरे क्षेत्र में बंगाल और असम में जो है काल बैसाखी कहते हैं। कभी कभी पवनों की तीव्र गति के कारण इसे धन जान की अधिक हानि होती है। तो पवनों के कारण देखा जाए तो हर साल जो है कई लोग अपनी प्राण तक भी जो है निछावर कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं बहुत ही दशाएं जो होती है विषमता भरी है। अब यही बात जो है बॉक्स भी दर्शाता है। ग्रीष्म ऋतु के विशेष लक्षण है और गर्म शुष्क मौसम। लू एक गर्म शुष्क पवन है का उत्तर मैदानों में चलना कभी कभी बूंदाबांदी भी करती है और दोपहर बाद धूल भरी आंधियां तथा केरल में अम्रवृष्टि में पश्चिम बंगाल व असम में काला बैसाखी के रूप में भी हल्का वर्षा करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अब यही बात जो है यहाँ पर मैप भी दर्शा रहा है कि तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में देखिए किस तरह जो है वेरी करता है। अगर हम श्रीनगर से स्टार्ट करें तो 37.5 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहीं चंडीगढ़ के क्षेत्र में देखिएगा तो 40 को दर्शाया गया है और ये जो होता है कई क्षेत्र में जो है ये तापमान सामान्य रहता है। और कहते हैं अगर राजस्थान क्षेत्र में देखें तो पहले से ही 42.5 होता है टेम्परेचर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 42.5 टेम्परेचर वेट करना आम बात नहीं है। अगर देखें तो और भी क्षेत्र में चाहे बेंगलोर हो, चेन्नई हो, यहाँ 30 से ऊपर ही है, 35 के आसपास है। और सबसे अधिक तो तापमान जो होता है हैदराबाद के आसपास और नागपुर के आसपास, जहाँ 42.5 डिग्री टेम्परेचर जो है नोट डाउन की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कहते हैं हर क्षेत्र में अगर तापमान देखो, चाहे भूटान के क्षेत्र में देखो, इफाल में देखो, बांग्लादेश के साइड देखो, पटना देखो, नेपाल, तो हर क्षेत्र में तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी अधिक होती है। कहते हैं टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो ये मैप भी इस बात को आपको भली भांति समझा दिया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया भी गया है।
कहते हैं अगर कोई तापमान पे सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वो प्रभाव डालता है वायु दाब या पवनी। देखिए पवन का भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण कहते हैं यहाँ पर देखिएगा तो चंडीगढ़ साइड जो है 998 या 998 जो है हवा का प्रेशर होती है इन क्षेत्रों में, और कहीं कहीं हज़ार भी होती है। तो इस तरह जो है पूरे भारत में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जिस क्षेत्र में पड़ रहा है उस क्षेत्र में जो है तापमान भी अपना जो है प्रकोप भी दिखा रहा है। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि वायु दाब जो है अपना प्रभाव हर एक जो है समय में दर्शाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी रखता है क्योंकि कहते हैं हवा के कारण ही जो है तापमान जो है इतने अंतर जो है नज़र आता है। तो ये मैप भी आपको बहुत कुछ समझा सकता है, इस मैप को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। देखिए आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु क्या है। कहते हैं भारत के अधिकांश भागों में वर्षा इस ऋतु में ही होती है, और यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल तट पर जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है के आगमन से आरंभ होती है, और ये पवनें भारत के अधिकांश भागों में मध्य जुलाई तक पहुंच ही जाती है। यानी देखा जाए तो अधिकांश भागों में जो है जुलाई तक पहुंच जाती है, और ये ऋतु जो है सितंबर माह तक रहती है। कहते हैं अंततः से लदी इस गर्म पवनों से जो है मौसमी दशाएं पूर्णतः बदलती जाती है, और इन पवनों के आने से अचानक वर्षा होने लगती है जिससे तापमान काफ़ी कम हो जाता है, और तापमान में ये गिरावट जो है 5 से 10 सेल्सियस तक होती है। अचानक होने वाली इस वर्षा के मानसून का फुटने या फटना भी कहते हैं। देखिए अचानक जो वर्षा होती है कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो है बादल फट जाती है, और यहाँ बादल फटने का अर्थ ये होता है कि वहाँ पर जो है मूसलाधार पानी की बरसात होने लगती है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र और जो है घरें काफ़ी नुकसान में पहुँच जाती है। यानी यहाँ पर बताया गया मानसून का टूटना या फटना, इसका मतलब है कि हैवी रेन वहाँ पर होने लगती है, और देखा जाए तो पूरे के पूरे जो है बादल ही वहाँ पर गिर जाती है, जिससे कि जान माल की काफ़ी नुकसान होता है। उसी को हम बादल फटना भी कहते हैं। इन पवनों के आगमन में 1 या 2 सप्ताह की देरी जरूर हो जाती है, और ये जो है उत्तरी मैदान तथा हिंद महासागर पर वायु की दाब की दशाओं पर निर्भर भी करती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति इन दक्षिण पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित कर देती है। एक तो होता है अरब सागर की शाखा, और दूसरा जो होता है बंगाल खाड़ी की शाखा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानसून को 2 शाखाओं यानी 2 जो है ब्रांचेस कर दिया गया है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा जो है बंगाल खाड़ी का ब्रांच। तो देखिए देखते हैं कि अरब सागर की शाखाएँ क्या कहती है। यहाँ पर जो आया हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा भारत के पश्चिमी घाट से अवरोध पाकर जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलानों पर भारी वर्षा करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण अरब सागर की शाखा है, जहाँ पर देखिए कि अवरोध पाकर जो है पश्चिम घाट के पश्चिमी ढलानों पर काफ़ी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को जो है पार करने के बाद ये पवन जो है पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा करती है, क्योंकि उतरते हुए उनके तापमान में वृद्धि होने लग जाती है, और इसलिए इन क्षेत्रों को जो है वृष्ट छाया क्षेत्र भी कहते हैं। वृष्ट छाया क्षेत्र कहना आम बात है, और इससे यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक के आंतरिक भागों व तेलंगाना में इन पवनों में कम वर्षा क्यों होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना में इन पवनों से कम वर्षा क्यों होती है, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ पर। कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो है सौराष्ट्र एवं कच्छ के तट के आगे बढ़ती हुई राजस्थान के ऊपर से गुजरती है, और आगे चलकर यह खाड़ी की बंगाल की शाखा से मिल जाती है, और ये पवनें इन राज्यों के पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में दूर दूर तक वर्षा करती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा अरब सागर की शाखा। अब देखते हैं बंगाल खाड़ी की शाखा क्या कहती है। कहते बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अवरोध पाकर 2 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी बंगाल की खाड़ी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा पूर्व तथा उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बहती है, तथा यह जो है ब्रह्मपुत्र घाटी या भारत की उत्तर पूर्वी शाखाओं में भारी वर्षा करती है। दूसरी शाखा जो है उत्तर पश्चिमी की ओर गंगा घाटी व हिमालय की श्रेणी के साथ साथ आगे बढ़ती हुई दूर दराज के क्षेत्रों में पश्चिम की ओर भारी वर्षा करती है, और इस प्रदेश में जो है वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कम होती ही जाती है, क्योंकि इन पवनों की आर्द्रता में जो है क्रमिक कमी आ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता। देखिए, ये पवनें जो है भारतीय तट पर सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में पहुंचती है, लेकिन उसके आगमन और वापस लौटने का समय निश्चित नहीं होता है। ये वायु दाब पे जो है डिपेंड करता है। वर्षा काल में सूखे के दौरान भी आते हैं, यानी जब वर्षा काल में सूखे के दौर भी आ जाते हैं तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखते हो कि भारत कई क्षेत्र जो है सूखे के प्रकोप में होते हैं, और इन सूखे के दौरे से भी कभी कभी फसलें नष्ट भी हो जाती है, और कभी कभी ये पवनें जो है कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर जाती है और वर्षा नहीं करती है। गुजरती तो जरूर है, लेकिन वर्षा नहीं करती है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है मैप बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है, जिसमें वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ होती है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको मैं बताऊं कि चेरापूंजी जो होता है सबसे अधिक रेनफॉल होती है, जिसके विषय में हमने पढ़ा भी है, और सबसे कम जो होता है राजस्थान होता है। तो इसी जो है बात को यहाँ दर्शाया गया है कि 0 से लेके 20 जो है सेंटीमीटर वर्षा जो होती है राजस्थान क्षेत्र में, आप देख सकते हो। और देखा जाए जो है 400 से अधिक जो वर्षा की जो माप होती है वो जो होती है आपको केरल साइड भी आपको नज़र आ रहा होगा, बंगाल के पास में भी। लेकिन सारे साल वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी के साथ होती है, जिसको जो है 200 से 400 दर्शाया गया है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैप में दर्शाया गया है। देखा जाए तो पूरे भारत में जो है अगर देखो तो इसमें जो है मौसमी का जो है यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा को दर्शाया गया है। लेकिन निचले क्षेत्र में आप देखोगे तो 0 से जो है 20 सेल्सियस तापमान के ऊपर दर्शाया गया है, यानी 20 से 40 को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मैप में। कहते हैं अगर देखा जाए विशेषताओं के अंतर्गत वर्षा की मात्रा तथा समय व वर्षा व सूखे के दौरान के समय में साल दर साल जो है विभिन्नता पाई जाती है, और इसे मानसून का जो है मनमौजी होना भी कहते हैं, क्योंकि ये साल भर के दौरान ये साल जो होना मनमौजी कहलाना आम बात है। ये पवनें जो है दिसंबर के अंत तक पीछे हटने लग जाती है, और लेकिन कभी कभी ये अक्टूबर माह तक जो है पीछे हटती है, या कभी सितंबर से पूर्व की ओर पीछे हट जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है, और दर्शाया गया है इस बॉक्स में कि भारत के जो है उत्तर पूर्वी भागों में जो है निम्न दाब की दशाएं, और भारत के जो है घेरे हुए जलीय भागों पर जो है उच्च दाब की दशाएं दर्शाया गया है। कहते हैं अरब सागर और बंगाल खाड़ी में पवनों की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ होती है, और इससे जो विश्व प्रदेशों में वर्षा होती रहती है, लेकिन वर्षा काल के बीच में सूखे के दौर भी आता रहता है। मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है तथा दिसंबर के अंत तक पीछे हटने लग जाता है, और इस ऋतु में मौसम जो है सामान्यतः गर्म एवं आर्द्र हो जाती है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते दक्षिण पश्चिम मानसून पाकिस्तान के जो है सीमावर्ती क्षेत्र व उत्तर पश्चिम भारत से दिसंबर से जो है सितंबर के पहले सप्ताह के पीछे हटने लग जाते हैं, और यहाँ वे सबसे अंत में पहुँचते हैं। और इन पवनों के पीछे हटने का मुख्य कारण जो है भारत के उत्तरी पश्चिम भाग के जो है निम्न दाब क्षेत्रफल का कमजोर होना होता है। कहते सूर्य का जो है विषुववर्ती वृत्त की ओर आभासी गति तथा विस्तृत वर्षा के कारण जो है तापमान के नीचे गिरने के साथ वायु दाब धीरे धीरे ऊंचा होने लग जाता है, और वायुमंडलीय दाब के ढांचे में परिवर्तन के कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने लगता है। इसलिए इन अवधि के जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को पीछे हटना कहते हैं, और इसके पश्चिमी जो है परिणाम स्वरूप इन ऋतुओं में जो है स्वच्छ मौसमी दशाएं भी पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत के उत्तर पश्चिम भाग के जो है निम्न दाब क्षेत्र जो है अक्टूबर के अंत तक बंगाली खाड़ी के मध्य स्थानांतरित हो जाता है, और इन अस्थायी दशाओं के कारण बंगाल की खाड़ी में अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान भी पैदा होती है, और ये चक्रवाती तूफान भारत के जो है पूर्वी तट के साथ साथ तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा करती है, और कभी कभी जो है अत्यधिक तीव्रता वाले तूफान से जो है खड़ी फसलें, पशुएं, संपत्ति और यातायात संचार और विद्युत लाइनों की भारी क्षति पहुंचती है। कहते तमिलनाडु तट अपनी वर्षा का अधिकांश भाग अक्टूबर व नवंबर व मानसून के पीछे हटने की ऋतु में प्राप्त करता है। यदि इस बॉक्स को अगर हम देखें तो कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो है निम्न दाब क्षेत्र जो है का कमजोर होना, संपूर्ण भारत में तापमान का गिरना और निम्न दाब क्षेत्र का जो है दक्षिण की ओर खिसकना, और बंगाल खाड़ी में चक्रवाती तूफानों का पैदा होना, जिनसे भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में फसलों व संपत्ति की काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है।
कहते हैं इस टॉपिक में हमने बहुत कुछ जाना, जो है इसकी मानसूनी के क्षेत्र को भी देखा, पवन के दाब को भी हमने पर देखा। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपान सेंटर के साथ बने रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे वीडियो बच्चों के साथ भी, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी भलाई करना आपका दायित्व हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बच्चों को बताना है, ना समझाना है। आपने सिर्फ इतना कार्य करना है कि जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जिन बच्चों को देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना कार्य करना ही परम धर्म है। ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो का देखना चाहेंगे तो अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो शायद आपको त्रिपान सेंटर ना मिले। तो इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर जो है प्ले लिस्ट में जो है आपको सारी वीडियो अलग अलग नामों से वहाँ पर विद्यमान है, और इस सारे फोल्डर में आपके लिए हर एक समस्या का जो है समाधान है। तो आपको जो सब्सक्राइब करके रखना भी आपकी समझदारी का पहचान है।